हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2026 में देश और दुनिया किधर जाने वाली है, ये जानने के लिए अपने पॉडकास्ट में हमने बुलाया मशहूर ज्योतिषाचार्य, मेदिनी ज्योतिष के जानकार प्रशांत कपूर जी को। कोशिश हमारी रहती है कि जो हमारे लंबे पॉडकास्ट रहते हैं उन्हें पार्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप कम समय में ज्यादा जानकारी ले पाएं। आज जो पहला पार्ट आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें प्रशांत कपूर जी ने बताया कि मोदी जी का भविष्य क्या रहने वाला है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या रहने वाला है, पश्चिम बंगाल किधर को जा रहा है, 2026 में भारत युद्ध में तो कहीं नहीं उलझ जाएगा, अमेरिका किस ओर जाएगा और उसकी नीतियों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई है। पार्ट 1 आप देखिए। कोई सवाल है कमेंट्स में मुझे बताइए, और पार्ट 2 जल्दी आए, फिर उसके लिए भी कमेंट्स आपको करना है। अगर अभी तक आपने एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से पहले वो भी कर लो, और अब पहला पार्ट एंजॉय कीजिए। सेनापति मंगल अगर रहने वाले हैं तो सबको गुस्सा क्या बहुत ज्यादा आने वाला है क्या? भारत को गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है। भारत का पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी। 3 मंगल आ रहे हैं। भारत की महादशा मंगल की, मोदी जी की मंगल की और मंगल सेनापति। और सोचिए अब 3 मंगल जब इकट्ठे हो रहे हैं, दंगल होगा। दंगल होगा। क्या बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए? छापामारी युद्ध बांग्लादेश बिल्कुल करेगा। राजा हमारे देवगुरु बृहस्पति होंगे, मंगल हमारे कमांडर होंगे। उनकी तो कमांड मैंने बता दी है कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं किसी को। भाई आप आंख दिखाएंगे, अब हम आंखें फोड़ के हम पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे, हम बॉडी ले जाएंगे उठा के। रशिया टेक्नोलॉजी में, परमाणु में हमसे बहुत आगे है, लेकिन भारत अभी अगर उन चीज़ों में आगे नहीं भी है, कुछ चीज़ों में आज कमी भी है, बट हमारी स्ट्रेटजी, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री ट्रेमेंडस, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे दुश्मन देश को भी वो अपना मित्र मानता है। तो ऐसी स्थिति में जब रशिया और इंडिया और क्लोज आएंगे तो क्या चाइना के साथ टेंशन इंडिया की और क्या बढ़ जाएगी? चाइना हमारा कभी भी सगा नहीं होगा। ट्रम्प साहब ने कितना उनको दान में दे दिया है, अब वो जो उनको फंड मिला है पाकिस्तान को, फिर उसका इस्तेमाल तो भारत में आतंकवादी फैलाने के लिए वो करेगा। उसी से तो चलता है उनका व्यवसाय। तो मोदी जी को क्या विरोध का सामना करना पड़ेगा? किसी तरह की टेंशन देश के अंदर बढ़ जाएगी? जितने भी लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, कौन लोग? योगी जी की जो अभी कुंडली में कॉम्बिनेशन बने हैं, शुक्र की महादशा, ये इनको प्रधानमंत्री बना के जाएगी। अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार रहने वाले हैं? चीफ मिनिस्टर बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से होगा। चिराग पासवान आज से 5 वर्ष के बाद उनका भविष्य बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव का क्या होगा फिर सर? रेखा गुप्ता की कुंडली क्या ये कह रही है कि वो 5 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी? रेखा गुप्ता जी। ममता दीदी, एक छत्र राज, बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार बीजेपी का, लेकिन सत्ता से कोसों दूर मैं कहूंगी। इस बार क्या रहने वाला है इलेक्शन में? ममता दीदी क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? मार्केट किधर जा रहा है? गोल्ड एंड सिल्वर किधर जा रहा है? किधर निवेश करें, कहां से बचें? यूएसए में मार्केट अभी नेस्डेक S&P 500 क्रैश होने वाला है। एक मिनट, नेस्डेक S&P जी क्रैश होने वाला है? बिल्कुल, नीचे गिरेंगे, करेक्शंस धमाका होने वाला है। बिल्कुल। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 की सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मंगलमय और उत्साह से भरा 2026 आप सभी का रहे। अब क्योंकि नए साल की शुरुआत है तो हम सभी ये चाहते हैं कि एक राह हमें दिखाई दे जाए जिस ओर आगे बढ़ना हो। जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई एक्सपर्ट या एक बड़े गुरु की जरूरत रहती है। कोशिश आज के पॉडकास्ट में यही रहेगी हमारी कि 2026 न सिर्फ देश बल्कि विश्व के लिहाज से कैसा रहेगा, ये हम आपको बताएं। रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो लगा था एक साल में, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। साल बीता, 2 साल बीता, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या 26 में खात्मा है? भारत पाकिस्तान की टेंशन तो नहीं बढ़ जाएगी? भारत चाइना का रिलेशनशिप और वर्स तो कहीं नहीं हो जाएगा? शेयर मार्केट किधर जाएगा?
सोना चांदी का भाव किधर जाएगा, ट्रंप का मूड किधर जाएगा, पुतिन क्या सोचेंगे। सवाल मेरे मन में बहुत सारे हैं, आपके मन में कुछ अलग हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर बताइए। जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं वो मेदिनी ज्योतिष के जानकार हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी भली भांति समझते हैं और उस पर अच्छा खासा रिसर्च कर चुके हैं। चिंतामणि एसकेटी पर पहले आप उन्हें देख चुके हैं, टेक ऑफ विद एसकेटी पर आप उन्हें देख चुके हैं, पैसा बोलता है विद एसकेटी पर भी आप उन्हें देख चुके हैं। अब चलिए फटाफट से उनका स्वागत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि जी 2026 मंगल करने वाला है या फिर नहीं। मेरे साथ है मशहूर ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर जी। स्वागत है सर, जय हिंद। चलिए जय हिंद एंड व्यूअर्स के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर द इनविटेशन अगेन। और आपने जो लास्ट शब्द कहे कि क्या मंगल होने वाला है 2026 में, हाँ। इनफैक्ट मंगल से ही शुरुआत करेंगे। 2026 में मंगल सेनापति होने वाले हैं। अच्छा। थोड़ा सा थर्राए भी होंगे आप सुन के, मुझे पता है ज्योतिष का ज्ञान आप भी रखते हैं। हाँ। और आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं और अच्छी खासी पकड़ है आपकी भी ज्योतिष में। तो सोचिए मंगल अभी सेनापति होने वाले हैं 2026 में। अभी 19 मार्च 2026 जो मीन लगन की कुंडली हमारी बनेगी एंड पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा, शनि का नक्षत्र। मीन लगन, शनि देव जी लगन में बैठे हुए हैं, गुरुदेव हमारे 4th हाउस में, चतुर्थ ग्रह योग बनेगा लगन में एंड साथ में देवगुरु बृहस्पति होंगे हमारे राजा वर्ष के। व्यूअर्स के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि 19 मार्च 2026 जब हम कहें तो लोगों के लिए तो ये 2026 का वर्ष है, लेकिन विक्रमी संवत 2083 कहा जाएगा इसको, जो कि 6 अप्रैल 2027 तक चलेगा। तो आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे ये ड्यूरेशन यही रहेगी और इसके ऊपर आगे कुछ और सेशन भी दोबारा कर लिए जाएंगे आपके साथ, क्योंकि अभी तैयारी चल रही है। हाँ। डिकोड किया जा रहा है कि होने क्या वाला है। आप ही बताइए कहाँ से शुरू करें। मंगल का क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया है तो मेरे हिसाब से तो सेनापति मंगल अगर रहने वाले हैं तो सबको गुस्सा क्या बहुत ज्यादा आने वाला है क्या? भारत को गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है। अच्छा। भारत का पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी और भारत एकदम एक्शन एंड रिएक्शंस, वो कहते हैं ना, चित भी हमारी पट भी हमारी। हाँ। हम ही डिसाइड करेंगे कि सिक्का फेंकेंगे। अगर हेड आया और नीचे हेड गिरा तो अगर टेल कहा तो भी हम हेड ही मानेंगे, हम सुनेंगे नहीं किसी की। टॉस में वी विल बी द विनर और खेल में हम ही विजय होंगे। और खेल कौन सा हुआ? युद्ध का खेल। अच्छा। 6 फेब 2026 मंगल महादशा में राहु का अंतर आएगा और भारत युद्धों में उतरना शुरू करेगा। भारत युद्ध करेगा अभी इशारा नहीं। जिन लोगों ने ये सोच के बैठे थे, जिन्होंने भारत के बारे में सोचा था कि भारत एक शांति प्रिय देश है, कोई पत्थर मारेगा और उसके बाद हम सोचेंगे, विचार करेंगे जो 2014 से पहले किया जाता था। याद कीजिए, आपके साथ पहले भी तो एक पॉडकास्ट हुआ था मार्च 2025 में। तो मैंने कहा तो था कि अभी मई 2025 में भारत अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। किया ना हमने अटैक। मुझे इनफैक्ट याद है लास्ट ईयर जब आपने सर 2025 की भविष्यवाणी की थी तो आपने ये भी कहा था कि मार्च के महीने में हम ये देखेंगे, आने मार्च के बाद हम ये देखेंगे कि देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और हमने देखा पहलगाम अटैक, वो इशारा तो उसी तरफ था। ये अलग बात है कि सरकार ने संभाल लिया। इनफैक्ट आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख, इन जगहों में जो भी विवाद होगा सितंबर नवंबर में वो भी हो गया। लेकिन ये बात तय है कि देखिए, हम भविष्यवाणियाँ इसलिए नहीं करते कि वो सच हो जाएं। अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस की जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट्स के लिए इशारा भी होता है कि ये होने वाला है, आपकी एजेंसीज की इस पर नज़र होनी चाहिए। तो आई एम श्योर जब भी आप और हम डिस्कशन करते हैं तो ठीक है, हमारे देश में अभी हमारी साइंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है लीगली ऑन पेपर्स, जो कि जर्मन में 1100 स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें खुद कोई भी कार्य करती हैं तो मुहूर्त पे होता है। जैसे अयोध्या के 2 मुहूर्त हो चुके हैं। ठीक बात। और लेकिन होता ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आप खुले में, लेकिन ज्योतिष सभी फॉलो करते हैं। अरे राजनेता जब उनकी चुनाव की बारी आती है तो आप देखिए कैसे पूजा पाठ के साथ वो बाहर निकलते हैं। वो चाहे उनको अपना जिस दिन उनका दाखिला रहता है, नामांकन दाखिल करना रहता है, उस दिन से लेकर के नतीजों वाले दिन तक हम सबसे पहले सुबह यही तो देखते हैं कि मंदिर जा करके वो मत्था टेक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनको मैं भी ऐसे ही मुहूर्त देता हूँ कि कब नामांकन भरना है, कब शपथ लेनी है।
लेकिन क्या होता है कि ना तो वो खुले में बताना चाहते हैं कि कहाँ से मुहूर्त लिए गए, कहाँ से क्या हुआ। और ये ज्योतिषियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आपका जातक अगर उन चीज़ों को नेटिव आपका अगर सीक्रेट रखना चाहता है, तो आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ना तो आप उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएँ और उसकी चीज़ों को सीक्रेट रखें आप। सो बात आ रही है अभी मंगल महादशा की, तो 3 सितंबर 2000 इंग्लिश में बोल देते हैं 3 सितंबर 2025 से मंगल महादशा शुरू हो चुकी है और ये 7 वर्षों के लिए रहेगी भारत की कुंडली में। और साथ में मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा, देश की कुंडली में भी मंगल की महादशा, और अगले वर्ष सेनापति भी मंगल ही आने वाले हैं। और मीन राशि के रहेंगे मार्च अप्रैल में, फिर वृषभ राशि के मई में शनि की दृष्टि होगी वृषभ राशि के ऊपर। आप सोचिए कि भारत का एग्रेशन कितना बड़ा होगा शालिनी, भारत क्या नहीं करने वाला है। सितंबर में हमने टर्की को धूल चटाई, उनके ड्रोन फैक्ट्रीज में हमारे सिस्टम में बैठे बैठे आग लगा दी हमने। हाँ। उनके शिप्स के ऊपर अटैक किया गया। कभी सोच सकती थी दुनिया की एक नाटो कंट्री के ऊपर भारत अटैक करेगा? खतरा था कि भाई नाटो के ऊपर अटैक करेगा तो पूरा नाटो कंट्रीज टूट के पड़ेंगी हमारे ऊपर। एग्जैक्टली, और वो भी टर्की जो इतना टेक्नोलॉजी में हमसे आगे माना जाता है, लेकिन है नहीं। दैट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, यूएस का एक F-35 आप सोचिए ना, भारत में एक जगह पे पड़ा रहता है 25-30 दिन, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो टो लेने आए थे कि क्या हो रहा है, और हमारे सिस्टम कावेरी डिफेंस उसको लॉक कर देता है बैठे बैठे। तो ये प्रूफ है कि ठीक है, हमने तेजस से आगे हम नहीं बढ़े हैं। हमारी अभी टेक्नोलॉजी HAL ने अभी प्रॉपर काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे देश के सिस्टम भी थोड़े से ख़राब हैं। एक आदत है लोगों को लेथर्जिकनेस की, थोड़ा सा लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ठीक है, आज हम एयर टेक्नोलॉजी में अपने हमारे पास फाइटर प्लेन नहीं है तेजस के अलावा, वो भी पूरे अभी HAL नहीं दे पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर भारत के ऊपर कोई फाइटर प्लेन से अटैक होता है तो 200-300 किलोमीटर दूर ही उसे रोक दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम्स को जाम कर दिया जाएगा। दिस इज भारत, न्यू भारत, इंडिया। यस। सो मंगल, आप सोचिए ना, 3 मंगल आ रहे हैं भारत की महादशा, मंगल की, मोदी जी की, मंगल की, और मंगल सेनापति। और सोचिए अब 3 मंगल जब इकट्ठे हो रहे हैं, दंगल होगा, दंगल होगा, और भारत ही दंगल में कूटनीति में फतह हासिल करेगा। और पूरी दुनिया में जितनी भी कूटनीतिक अभी चालें चली जाएंगी, तो देखिए भारत के ऊपर अगेंस्ट पूरी दुनिया है। और जब भी गुरु जब अतिचारी स्थिति में रहे हैं, हर 12 वर्षों के जब मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, मई 2025 से जब गुरु अतिचारी स्थिति में हुए थे, तो अगर पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पोखरण परमाणु परीक्षण, उस समय सैंक्शन लगे थे, तब US हमारे अगेंस्ट हुआ था। और ये याद कीजिए, मैंने आपको मार्च 2025 में बताया भी था कि अचानक US से हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स ने उस टाइम कमेंट किया भी होगा, भाई हमारे तो मित्र हैं मोदी, और मोदी जी और ट्रम्प एक दूसरे की कसम तक नहीं खाना चाहते। आप देखिए वही ट्रम्प, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, 500%, 1000%, ऐसी सी बातें हो रही हैं। वीजा को लेकर के जितनी सख्ती दिखा दी वीजा को लेकर, और सोचिए कितने बड़े टैरिफ की वजह से हमारे कितने सारे हमारे सेक्टर्स, स्टॉक मार्केट नीचे भी गई, हमारी स्टेबल है, संभली हुई है। तो मंगल अभी जो आने वाला है, ये बात अलग है कि भारत के अगेंस्ट कुछ कंट्रीज खड़ी रहेंगी। आज शालिनी 5 दिसंबर है, पुतिन आज भारत आए हुए हैं पिछले कल से। आप देखिए कुछ समझौते हो गए हैं, हमारी सेनाएं वहाँ रहेंगी, हमारी सेनाएं वहाँ रहेंगी, उनकी सेनाएं हमारे पास रहेंगी। अब सोचिए समझौता कहाँ तक जाने वाला है। इंदिरा गांधी के समय में तो युद्ध संधि भी हुई थी हमारी, और फरवरी 2026 में जो योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि भारत और रशिया की युद्ध संधि होने के भी योग बने हुए हैं। आप सोचिए भारत और रशिया अगर युद्ध संधि करेंगे तो क्या भारत रशिया का साथ नहीं देगा? अगर यूक्रेन के साथ रशिया युद्ध कर रहा है तो भारत तमाशा देखेगा क्या बैठ के? तो भारत भी तो यहाँ से युद्ध लड़ेगा ना। नहीं, पर ट्रम्प चाचा तो फिर और नाराज हो जाएंगे ना। ट्रम्प चाचा यही कहेंगे कि भाई नाटो, पोलैंड, भाई आपने तो नाटो नाटो बोलते उसमें बेचारे को जेलेंस्की की आपने हालत खराब कर दी। ना तो आपने नाटो में उसको लिया, और ये
प्रेडिक्शन तो मैंने अगस्त 2021 को कर दी थी कि रशिया वाला अटैक ऑन यूक्रेन, और लगातार अभी अटैक चल ही रहा है। तो 2026 में तो ये योग भी बने हैं, जो मैंने यूक्रेन की कुंडली देखी है, विश्लेषण किया है कि यूक्रेन तबाही की तरफ होगा 2026 में, और रशिया तो अटैक करेगा ही करेगा, और भारत भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भी हम युद्ध नहीं करते, हम शांति प्रिय देश है, शांति बहुत हो गई शांति। अब मंगल का प्रभाव देखिए, मंगल शांति नहीं करता है, मंगल को युद्ध चाहिए। पर ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है प्रशांत जी, क्योंकि इंडिया यूक्रेन पर अटैक करेगा ये हम में से कोई नहीं सोच सकता। मेरे व्यूवर्स से मैं कहूँगी कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हम क्या इस ओर सोच भी पाएंगे। मुझे अनरियलिस्टिक प्रिडिक्शन ये प्रशांत जी लग रही है। बड़े बड़े समझौते होंगे कुछ एक कंट्रीज के साथ हमारे, एंड भारत अटैकिंग मोड पे होगा। आप याद कीजिए, मैंने मार्च 2025 में भी ये कहा था कि वी विल बी इन द अटैकिंग मोड। हाँ, तो true. क्या किया ना हमने टर्की के ऊपर अटैक, नहीं सुनी ना हमने किसी की। क्या पाकिस्तान को 4 दिनों में हमने धूल चटाई ना। शालिनी आप थोड़ा सा सोचिए, रशिया फरवरी 2022 से यूक्रेन के ऊपर अटैकिंग मोड में है। 4 वर्ष होने वाले हैं इस फरवरी 2026 को। जो यूक्रेन जिसे 4 दिन में डाउन किया जा सकता था रशिया के द्वारा, कहीं ना कहीं आप मानिए नहीं मानिए, रशिया टेक्नोलॉजी में, परमाणु में हमसे बहुत आगे है। लेकिन भारत अभी अगर उन चीज़ों में आगे नहीं भी है, कुछ चीज़ों में आज कमी भी है, बट हमारी स्ट्रेटजी, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री ट्रेमेंडस, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। उन्हें पता है कि युद्ध के चक्रव्यूह कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ट्रैप में फंसाया जाता है, एंड ये प्रूव हो चुका है। पाकिस्तान में जो 4 दिन में हमने तबाही मचाई थी, हमारे एक भी भारतीय आर्मी, हमारे किसी भी सैनिक को कोई चोट तक नहीं पहुंची, खरोंच तक नहीं आई। एंड याद कीजिए, मैंने 2025 मार्च को, अगर व्यूअर्स देखना चाहेंगे तो आपके चैनल पे वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, मैंने यही कहा था कि शालिनी हम युद्ध करेंगे, पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, और हमारा एक भी सैनिक आहत नहीं होगा, हमें शहीदी नहीं चाहिए। एंड यही हुआ। बहुत आसान होता है बोलना कि नहीं जी हम शहीद हो गए, इतने हो गए, उतने हो गए। शालिनी, जिसके घर में शहीद होता है ना, उसी को पता चलता है। 4 मंत्री, विधायक, एमएलए वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। शहीद जब कोई व्यक्ति होता है, किसी फैमिली का कोई चला जाता है सैनिक, आते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं, पेट्रोल पंप दे के चले जाते हैं, कुछ गिफ्ट दे के चले जाते हैं, लेकिन तकलीफ उसी को पता होती है जिनका चला जाता है। ठीक बात। तो हमें एक भी सैनिक शहीद नहीं चाहिए। अब हम ऐसे वाले भारत बनने वाले हैं, और हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके ये प्रूव किया है। आप देखिए, मंगल का सेनापति होना, भारत की कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अब जिन जिन राशियों से गुजरेगा, वो मीन राशि से लेकर वृषभ में, जैसे ही वो मई जून में वृषभ राशि में आएगा, हम बहुत एग्रेसिव मोड पे होंगे, अटैकिंग मोड पे। अब ये जो बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई आसाम भी उनका, उड़ीसा भी, बिहार को भी ले लेंगे, वेस्ट बंगाल तो हमारी जो वहाँ पे है वो तो तैयार है देने के लिए कि भाई ले लो, मैं तो दे भी दूंगी। हाँ। देखिए, एक तो व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे देना चाहूँगा मैं, कई लोगों को आज लग भी रहा होगा कि क्या बांग्लादेश हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा। जी नहीं, बांग्लादेश आज फाइटर जेट ले रहा है, आज पाकिस्तान के कहने पर चाइना से, लेकिन बांग्लादेश भारत के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन क्या बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए? यस, दैट्स द क्वेश्चन। छापामार युद्ध बांग्लादेश बिल्कुल करेगा, क्योंकि इनमें उनको मजा आता है, उनको किक मिलती है, और ये वो कहते हैं ना, इसी के यही तरीके हैं उनके पास। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ, ये बात अलग है कि हमने प्रेडिक्शन की थी कि नवंबर में ऐसा बड़ा ब्लास्ट होगा, हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हमारी एजेंसीज की सूझबूझ से 3000 टन, आप सोचिए, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा की हुई हैं। एंड कभी सोचा भी नहीं था, एक्चुअली ये जो कीवर्ड है बैन है यूट्यूब में, तो मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है। तो सोचिए, आपको ये कभी सोचा भी नहीं था कि आप
इस पर्टिकुलर पदार्थ से नहीं, लेकिन इस दूसरे पदार्थ के साथ आप अटैक करेंगे। कभी किसी बिल्कुल। के ज़हन में भी नहीं आया होगा कि आप ऐसे रासायनिक पदार्थों का यूज़ करेंगे आप। जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल अवेलेबल है, है। जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक बात आप है। किसी भी दुकान में चले जाइए, जो बीज की दुकान होती है, आराम से आपको खुले में दे देंगे, कितना भी ले लीजिए आप उनसे, और उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा आपको। सोचिए अटैक करने के तरीके। तो बांग्लादेश छापामार युद्ध करेगा भारत के अगेंस्ट पे, लेकिन वो कभी डायरेक्ट युद्ध में कभी नहीं उतरेगा कभी भी। और रही बात, अगर आज सिलीगुड़ी में आज वहाँ पे हमारी सेनाएं एक्टिव हो रही हैं पिछले हफ्ते से, तो ऐसे नहीं हो रही हैं शालिनी। अब हम बांग्लादेश के 3 टुकड़े करवा के ही दम लेंगे हम। मैं एक सवाल और आपसे सर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा इंडिया रशिया का रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, कोई ट्रीटी भी हम साइन कर सकते जी हाँ। हैं, ऐसा कुछ होगा। रशिया ये भी क्लेम करता है कि चाइना भी उसका मित्र है। जी वो हाँ। सिर्फ भारत को अपना मित्र नहीं मानता है, हमारे दुश्मन देश को भी वो अपना मित्र मानता है। तो ऐसी स्थिति में जब रशिया और इंडिया और क्लोज आएंगे, तो क्या चाइना के साथ टेंशन इंडिया की और क्या बढ़ जाएगी? क्या चाइना की जो दृष्टि है, टेढ़ी नज़र, वक्र चाल जो शनि की होती है, वो क्या भारत के ऊपर हो जाएगी क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शालिनी। देखिए, अगर लोगों को पीछे लगता हो कि ट्रंप ने टैरिफ की चाल चली और भारत और रशिया के इस रिश्तों में बहुत सुधार आया सितंबर अक्टूबर में, देखिए चाइना हमारा कभी भी सगा नहीं होगा। चाइना इज़ ए गुड बिजनेस कंट्री, तो वो व्यापार देखता है, जहाँ उसे व्यापार मिलेगा वहाँ पे व्यापार करता है वो। रही बात चाइना और रशिया की, तो आज भी कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो रशिया सिर्फ चाइना को ही देगा आदान प्रदान, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनमें बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ चीज़ें रशिया भारत को फिर भी नहीं देगा। आज चाइना और भारत के बीच में अगर कुछ एक सामंजस्य बना के रखा है किसी ने, तो वो रशिया ने बना के रखा है। क्योंकि आज अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान आज रशिया को होगा, और रशिया युद्ध होने नहीं देगा भारत और चाइना में। लेकिन ये भी नहीं होगा कि भारत और चाइना कभी इकट्ठे हो जाएं, कभी मित्र बन जाएं, क्योंकि चाइना की पॉलिसीज़ अलग हैं। लेकिन चाइना युद्ध भी नहीं करेगा। आज यूएसए, जब से ट्रंप आए हैं, आप यूएसए की हिस्ट्री देख लीजिए पुरानी, 20, 25, 30 वर्ष देख लीजिए। यूएसए में जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है, उसकी पहली स्ट्रेटजी होती है कि किन-किन देशों को युद्धों में ढकेला जाए। धकेला जाए। हाँ। बहुत कोशिश की इन्होंने चाइना और वियतनाम को लड़वाने की। इनकी ये कोशिश थी कि एक बार कहीं न कहीं चाइना वियतनाम से ही कहीं युद्ध कर ले, चाइना कहीं भारत के साथ ही थोड़ा-सा तो उलझ जाए, चाइना कहीं जापान के साथ कुछ तो कर ले। उनके हथियार बिकेंगे ना। कुछ तो करो भई, क्योंकि यूएसए का तो व्यवसाय ही वेपन्स के साथ चलता है। लेकिन आप मानिए नहीं मानिए, चाइना ने अपने आप को युद्ध में इतना निपुण बना लिया है कि कहीं न कहीं यूएसए से भी आगे निकल चुका है वो वेपन सिस्टम में, अपनी फाइटिंग क्षमता में। लेकिन चाइना फिर भी युद्ध नहीं करेगा। चाइना के लिए है कि वो कहता है ना कि डराओ सबको अपनी पावर के साथ, तो चाइना इज़ पावर हंगर। तो चाइना की यही कोशिशें चल रही हैं। रही बात भारत की, तो शालिनी अगला वर्ष भारत का है, जब पूरी दुनिया युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी, तब भारत कहीं न कहीं पूरी दुनिया में अपना पराक्रम दिखाएगा। अगले वर्ष पूरी दुनिया की मार्केटें गिरेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, प्रॉपर्टीज़ पूरी दुनिया में डाउन जाएँगी, चाहे वो यूएई हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अ, आपका यूके हो, यूरोप के कुछ देश हों, प्रॉपर्टियाँ वहाँ पे जहाँ नीचे जाएँगी, डाउन होंगी, वहीं पर भारत में प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ेंगे अगले वर्ष, क्योंकि मंगल को भूमिपति भी कहा जाता है और भारत की कुंडली में एक अच्छा प्रभाव देके जाएगा। तो अप्रैल 2026 के बाद प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भारत में बढ़नी शुरू होंगी। तो एक अच्छे सिम्पटम्स है कि भारत के लिए मंगल अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो एग्रेसिव भी रहेगा। हाँ। तो ये कहेगा कि भई युद्ध करना तो पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा। तो युद्ध करेंगे हम, और करना भी चाहिए अभी हमें। और मैं व्यूअर से 1 मिनट रिक्वेस्ट कर लूँ सर, कि आप भी ये चाहते हैं कि भारत फ्रंट फुट पर आकर के खेले। भारत, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि हम गुस्से में भी रहेंगे और चित भी हमारी, पट भी हमारी वाला हमारा हाल होगा। तो आप भी क्या चाहते हैं कि नीति सरकार की तरफ से ऐसी ही बनाई जाए? कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए। जी सर। देखिए जी, तो बात है, शानी युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान होते हैं, और ये भी बात तय है कि भारत को भी छोटा-मोटा नुकसान होगा, लेकिन अभी भारत को युद्ध कर लेना चाहिए।
ये बात अलग है कि अभी लोग प्रतिक्रियाएं देंगे। आई अंडरस्टैंड, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन जियोपॉलिटिकल, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ कर फिर ही बात करता हूँ। हाँ। जब भी आप युद्ध जीत भी जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डाउनफॉल आपका हो ही जाता है। हमने पाकिस्तान से 4 दिन में युद्ध जीता, मतलब युद्ध जीतना क्या मतलब, वो होता है ना, वन साइडेड ही तो युद्ध था वो। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनफॉल हमारा भी हुआ, इतने सारे इकोनॉमिक टैरिफ लगे। इकोनॉमिक डाउनफॉल सर हमारा ही होगा। अभी पाकिस्तान तो क्या है, अमेरिका चला गया ट्रम्प के दरवाजे पे कटोरा लेके, जी है हाँ, ना, और ट्रम्प साहब ने कितना उनको दान में दे दिया है। बिल्कुल। अब वो जो उनको फंड मिला है पाकिस्तान को, फिर उसका इस्तेमाल तो भारत में आतंकवादी फैलाने के लिए वो करेगा। देखिए वो उनका, उसी से तो चलता है उनका व्यवसाय, उसी वही तो है उनका डीएनए। और रही बात जो फंड्स उनको यूएसए से मिले हैं, हम्म, शालिनी, हमारे देश में जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो एक दिन में इतने फंड्स इकट्ठे कर लेते हैं अपने अपने वेब बिजनेस के सिस्टम में, ठीक बात। वन डे ओनली। जितने फंड्स उनको भीख में मिलते हैं, ये ठीक बात। हमारे यहाँ पे एक व्यापारी एक दिन में चुटकी में खड़े कर लेता है। तो हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं पाकिस्तान के साथ। ये तो चाइना ने पाकिस्तान को खड़ा करके रखा है हमारे अगेंस्ट की भी कुछ ना कुछ करते रहो, टेंशन में रखो भारत को। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ये जो टेंशन बनी हुई है इसको एकदम डाउन तो करना होगा। अब इकोनॉमिक डाउनफॉल हमारे, देखिए जब चाइना को जब हम पाकिस्तान को डाउन करेंगे, युद्ध हमारी तरफ से अभी होगा। अभी योग भी बने हैं, बल्कि आज 5 दिसंबर है। आज देवगुरु बृहस्पति आज मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड हो गए हैं फिर, और आज योग बन चुके हैं, और ये अभी अप्रैल तक रेट्रोग्रेशन चलेगा। उसके बाद कर्क राशि में भी इनको जाना है 2 जून 2026 को। तो 5 दिसंबर से अभी योग बन गए हैं कि भारत अभी किसी भी टाइम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, और इसके जो परिणाम निकलेंगे, फाइनेंशियल डाउनफॉल हमारे भी होंगे, क्योंकि कुछ कंट्रीज हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी युद्ध फिर भी हमें कर लेना चाहिए। अब फाइनेंशियल डाउनफॉल होता है तो लेट इट बी, होने दिया जाए। मेरा एक सवाल इसमें सर ये है, फाइनेंशियल डाउनफॉल अगर होगा तो, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि युद्ध की आशंका जब भी रहती है तो लोग अपना घर पहले बचाने में लगे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2026 में बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, ले ऑफ होंगे, बहुत से लोगों को एक साथ निकाला जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी? इसी से ही क्वेश्चन आपने खुद ही जोड़ दिया, हम्म, क्योंकि शालिनी जी कुछ आपकी होता ना कि आप ऑफ द कैमरा पूछ रहे थे कि हम डिस्कस क्या करेंगे, तो रियली दैट्स व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू ऑलवेज, आई अप्रिशिएट योर स्किल्स कि आप आंसर से ही क्वेश्चन जनरेट करते हैं। अगले वर्ष पूरा का पूरा यूरोप, हम्म, जो वहाँ पे लोग बसे हैं बाहर से, आपने देखा होगा यूरोप की एक पॉलिसी, आप कहीं पे भी कहीं से भी चले जाइए यूरोप में तो दे विल एक्सेप्ट यू। यही जो बाहर के लोग जो वहाँ पे गए हैं ना, इस्लामिक कट्टरवाद वहाँ पे बढ़ेगा, यही यूरोप को बर्बाद करेंगे अगले वर्ष में। यूरोप में आगजनी की घटनाएं होंगी, मंगल तबाही मचाएंगे अगले वर्ष यूरोप में। कनाडा में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, नौकरियां चली जाएंगी। यूएसए में ऑलरेडी शटडाउन हो चुका है और प्राइवेट सेक्टर अगले वर्ष ख़त्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। जॉब्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल, अ बिग रिसेशन, जो आज से 7-8 माह पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, 4 बड़े देश हैं ये। बाकी तो मैं अभी नाम लेना ही नहीं चाहता। यूरोप में तो कितनी सारी कंट्रीज़ आ गई हैं, जो 20 ऐसी कंट्रीज़ जो आज भी, जिनका इकोनॉमिक स्तर बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है, नौकरियां जाएंगी, लोग बेरोजगार होंगे, और एनआरआईज हमारे वो वापस आएंगे, और वो पैसा विदेशों से वापस आके भारत पे लगाया जाएगा उसको। ओके, तो तो भारत हमारे लिए तो अच्छा हो गया। हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है, हमारे लिए 2026 अच्छा रहेगा। और ये बात अलग है कि हम बहुत बड़ा विरोधाभास भी झेलेंगे अगले वर्ष, परेशानियां भी झेलेंगे, लेकिन हम कामयाब होंगे इन चीज़ों में। क्योंकि होता ना, जब आपने ठान ही लिया है कि भाई आपको युद्ध में उतर जाना है, आपका मंगल बोल रहा है कि भाई आपको जो भी करना है, जो करना चाहते हो आप, जो भी हमारे साथ कर लीजिए, अब हम रुकेंगे नहीं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आपको। यही तो है मंगल का प्रभाव। ठीक बात। वो कहते हैं ना, ठान लिया है आपने, वो बांध लिया है पटका आपने कि भाई आप युद्ध में उतर चुके हैं हम। हाँ, इस पार या उस पार। यस। मैं थोड़ा मोदी जी को लेके भी आपसे सर समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है, आप भी पॉडकास्ट, क्योंकि आर्मी रिलेटेड जितने हमारे ऑफिशियल है उनका करते रहे हैं, मैंने भी अभी किया है। रिसेंटली शुरू किया है हम लोगों ने। जी हाँ, हाँ।
बड़ा शानदार रिस्पॉन्स भी है, मैंने तो देखा है, आई होप मेरे व्यूवर्स ने भी ज़रूर जी। देखा होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई है, तो भारत में बहुत से जयचंद इकट्ठा हो जाते हैं और वो सरकार से ही सवाल उल्टा पूछना शुरू कर देते जी हैं। हाँ। तो क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी, हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा, जब सरकार वेट कर रही थी कि सही समय आए, तब पूछ रहे थे कि जी आप हमला क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे। जब कर दिया तो कहना शुरू कर दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, दोबारा ये स्थिति बन रही है तो क्या मोदी जी के लिए वो परेशानी खड़ी हो जाएगी? क्या युद्ध का निर्णय अगर सरकार की तरफ से लिया गया तो मोदी जी को क्या विरोध का सामना करना पड़ेगा? किसी तरह की टेंशन देश के अंदर बढ़ जाएगी? मोदी जी की कुंडली, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितने भी लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, कौन लोग, जो जयचंद, जो गद्दार हमारे देश में छुपे हुए हैं, बिलों में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, कईयों का पक्का इलाज किया भी जा चुका है, लेकिन हम खुल के नहीं बोल सकते। इलाज आज भी हो रहा है और डेफिनेटली इनका पक्का इलाज हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अब मंगल में अभी राहु का अंतर आने वाला है 6 फरवरी 2026 को। अब इसके बाद आप इलाज नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप इन लोगों का इलाज? ये इलाज के लायक ही हैं ये लोग। और मैंने पहले भी कहा था कि शालिनी, अब ऐसे लोगों को शिन में शॉट किया जाएगा नीचे। यूपी में देख लीजिए, ऑपरेशन लंगड़ा स्टार्ट हो चुका है और इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो साजिशें रच भी रहे हैं हमारे देश के अगेंस्ट। सबसे बड़ी बात, मोदी जी की कुंडली में चंद्र मंगल का लगन में, षष्ठेश मंगल का लगन में, चंद्रमा लगन में, शत्रुहंता योग बना है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियों के बारे में जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, अगर हम मंडेन की भी बात करें, वैदिक ज्योतिष को अलग रख के, आप जितना विरोध करेंगे ना इन लोगों का, उतने ही बड़े होते चले जाएंगे लोग। इनकी ऐसी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती चली जाएगी। आज ग्लोबल लीडर बनाया है मोदी जी को, तो बाहर वालों ने नहीं बनाया। ये जो हमारे देश में जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो नॉनसेंस कहते रहते हैं मोदी जी के अगेंस्ट, इन्होंने ही तो मोदी जी को बड़ा बनाया है। जो अक्सर कह भी रहे थे 2019 का जो इलेक्शन था कि चौकीदार चोर है, तो चोर करते करते आपने देखा कि 2019 में आपकी सीट्स और ज़्यादा बढ़ा दी थी इन लोगों ने। ठीक बात, जितनी बार भी पर्सनल अटैक हुआ है मोदी जी के ऊपर, उनकी शख्सियत और बड़ी हुई है। बिल्कुल, तो अगर ये लोग भी अगर अपने ज्योतिषियों से विश्लेषण करवा रहे हैं तो इनके लिए इनको समझ लेना चाहिए कि भाई जितना आप विरोध करेंगे वो और ज़्यादा पावर में आते चले जाएंगे, लेकिन ये फिर भी करेंगे ये। और देखिए, ये मानसिकता भी दर्शाता है इन लोगों की, तो मोदी जी को डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है। और क्योंकि आगे उन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी एक और खड़ा कर दिया है अपनी तरह, अपने से ज़्यादा पावरफुल। अब एक चाय वाला है, गाय वाला भी तो है। अब गाय वाले को भी तो सत्ता संभालनी है। अच्छा देखिए, अब गाय आप वाला देख रहे हैं इस ओर ज्योतिष क्या इशारा कर रहा है? 2019 में मैंने वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। मैं पहला व्यक्ति हूँ पूरी दुनिया में, पहला एस्ट्रोलॉजर जिसने ये प्रेडिक्शन दी थी 2019 में कि अगले उत्तराधिकारी मोदी जी के योगी जी ही होंगे। और मेरे उस वीडियो में ना बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, आपको यही नहीं पता कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है भारत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसका आरएसएस के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। योगी जी का है तो नहीं, योगी जी का नहीं है, ही इज़ नॉट फ्रॉम आरएसएस कैडर। लेकिन हाँ, उसके बावजूद शालिनी जी, मैंने इतने सारे कुंडलियों के विश्लेषण किए थे और ये तो मैं भी जानता हूँ। यही तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं कोई धोती कुर्ते वाला टीके वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जिसने कोई रुद्राक्षी माला पहन रखी है। रोज़ न्यूज़ देखनी पड़ती है, अपग्रेड करना पड़ता है आपको। और आप मीडिया की न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़नी पड़ती है। असल वाली जो पेपर में सुबह मिलती है आपको, उसमें भी कई सारी चीज़ें हटानी पड़ती है आपको। तो सारे मैंने रिसर्च पहले की हुई थी और मैं खुद कन्फ्यूज़न में था 2018 से ही, क्योंकि जब मैं इतने सारे विश्लेषण किए कुंडलियों के, तो मैं सोच रहा था कि योगी जी का ही नंबर क्यों आ रहा है। जब मैं इतनी कुंडलियां देख रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, पर मेरा सवाल इसमें ये है कि संभवतः कोई कुंडली ऐसी है जो देखना आपसे रह गया है, जिसकी स्टडी आपसे देखना रह गया है, और फिर वो उभरता सितारा बने और चांद बन जाए और प्रधानमंत्री बन जाए। संभवतः वो कुंडली आपकी नजरों में ना आई हो। अभी तक बीजेपी ने ऐसे ही किया है, चाहे आप एमपी में एक नया चीफ मिनिस्टर की बात करें, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हर उत्तराखंड जगह। झटका। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आए थे 2 वर्ष पहले कि भाई ऐसा तो नहीं कोई झटका मिलने वाला है मुझे भी। बट नहीं शालिनी, आई हैव स्टडीड वेल, क्योंकि कुछ एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आइट्रेशंस में होते हैं हर 3-3-4 साल के बाद।
तो 1978 से मैं 1975 से मैंने विश्लेषण किए हैं सारे के सारे। जब आपको याद होगा जनता दल थी, बने, सत्ता में आए, पहली बार इंदिरा गांधी को इन्होंने हराया और बाद में फिर खुद ही टूट गए, फिर भी एक बीजेपी बन गई, एक जनता दल बन गई। एक तो इकट्ठे कभी रह ही नहीं पाए ये लोग। तो वहाँ से जितने भी मैंने प्रधानमंत्रियों के कॉम्बिनेशन देखे, तो एक मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है अपने पास, बहुत टेक्निकल होगा, व्यूअर्स को बताना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम मुद्दे पे आ जाते हैं। तो जो मैंने वो फॉर्मूला में जो मैंने डी कोड की हैं चीज़ें, योगी जी पक्का हैं अगली बार प्रधानमंत्री, यही बनेंगे अगले प्रधानमंत्री भारत के। मतलब मोदी जी जब भी कुर्सी छोड़ेंगे, मैंने मान लिया 29 में नहीं छोड़ रहे हैं, 29 में छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए वो उनका तो ये कहना था कि 2026 में वो छोड़ ही देंगे, क्योंकि उन्होंने रूल बनाया था कि 75 वर्ष के बाद कोई सत्ता में नहीं रहेगा एक पावरफुल पोजीशन पे। तो अभी तो लग रहा है कि मोदी जी अभी लंबा चलेंगे, और एक्चुअली ज़रूरत है भी अभी उनकी, क्योंकि अगर हम योगी जी के बारे में बात करें तो योगी जी अभी, उनको अभी थोड़ा सा और समय चाहिए परिपक्व होने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। आई नो अंडरस्टैंड कि उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं यूपी में, ज़बरदस्त काम किए हैं, बट एक्चुअली क्या हुआ ना शालिनी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ठीक बात। एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन गए हैं, जो आज भी इतिहास के स्टूडेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, रिसर्च करनी है, कुछ आपको किसी डॉक्टरेट करनी है, आप मोदी जी को पकड़ लो शुरू से, कि जब वो प्रधान भी नहीं थे और सीधे वो सीएम बन जाते हैं, चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। ठीक बात। और वो बेंचमार्क मुझे लगता है न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए, आने वाले कई दशकों तक अगर सरकार बदल भी जाए, बीजेपी एनडीए की जगह किसी और की भी आ जाए, तो वो वहां तक पहुंच पाना ही बड़ा मुश्किल टास्क रहने वाला है। देखिए ऐसा ना शालिनी, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे लिए तो चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट बना ले, आम आदमी पार्टी वाले प्रधानमंत्री बना ले, कोई भी बना ले, मेरे लिए तो अभी ये बताना जरूरी है सबको कि एक बेंचमार्क मोदी जी ने सेट किया है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। और लोग चाहे वो कांग्रेस से बने, चाहे कोई महागठबंधन किसी का निकल के आए, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वो मोदी जैसी होंगी कि भाई नहीं, प्रधानमंत्री हमें ऐसा चाहिए। मैं तो एक मिनट रिक्वेस्ट कर लूं प्रशांत जी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मोदी जी के प्रशंसक जो हैं, वो हाजिरी लगाएं सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में, और दूसरा जो अभी सर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने अगले? तो वो भी कमेंट्स में आप करके बताइए। कोई दूसरी पसंद आपकी है वो भी बता दो। हाँ देखिए अगेन मैंने सारी कुंडलियाँ एनालाइज की हैं मैंने, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय के, और जो मुझे लगता था कि बाहर से भी शायद कोई एंटर कर जाए, तो योगी जी की जो अभी कुंडली में कॉम्बिनेशन बने हैं, शुक्र की महादशा, ये इनको प्रधानमंत्री बना के जाएगी। और अगर पुराना सिस्टम देखें तो योगी जी तो 12-15 साल पहले भी प्रधानमंत्री बनने के लायक थे। जो प्रधानमंत्री हमारे होते थे पहले, जो सिस्टम बना हुआ था कि कोई भी आ गया प्रधानमंत्री बन गया, और पीछे मैडम चली हुई हैं, ठीक है, बस्तर आप लेके चले हैं कि जी हजूरी, पता ही नहीं आपको कि प्रधानमंत्री भी हैं आप। तो वैसे तो कोई भी बन सकता था पहले। योगी जी क्या, राहुल गांधी, कोई भी बन सकता था। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि योगी जी ने तो यूपी में जबरदस्त काम किए हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक बेंचमार्क पकड़ने वाले हैं, उसके लिए अभी उनको और मेहनत करनी होगी, किसी को भी मेहनत करनी होगी। अब एक आदमी बेंचमार्क छोड़ के जा रहा है, तो दूसरा आदमी फिर अपना नया बेंचमार्क बनाएगा। शालिनी बहुत बड़ी उम्मीदें खड़ी कर दी मोदी जी ने आने वाले समय में कि भाई अगर प्रधानमंत्री भारत में बनेंगे तो वो ऐसे ही होने चाहिए, और अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो जनता रोडों पे उतरेगी कि नहीं भी रिप्लेस द प्रधानमंत्री, तो लाओगे किसको आप? दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इंटरपर्सनल मैनेजमेंट की स्किल्स भी हो, एक ग्लोबल लीडर भी हो, जनता के बीच में भी चला जाता हो, एंड डिक्टेटर भी हो, आई शुड से दैट, बिकॉज मोदी जी की कुंडली में, अब देखिए मैं सारी बातें अच्छी नहीं कहूँगा बिकॉज सूर्य बहुत स्ट्रांग है, एंड हम तो बैठे नहीं उनके साथ कैबिनेट में, बट आई एम श्योर उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। नहीं सुनते होंगे वो किसी की, अपनी चलाते होंगे। विपक्ष तो इस बात से आपकी सहमत होगा, डिक्टेटरशिप वाला जो शब्द आपका था ना, वो बहुत से लोग जुमला ये इस्तेमाल करते हैं। सूर्य बली है ना, तो वो नहीं किसी की चलने देगा। वो अपने आप सलाह तो ले लोगे सबकी, आप 10 लोगों को पूछ लोगे कैबिनेट वालों के कि भाई बताओ ये आपके क्या हिसाब से होना चाहिए, जब तक वो सोचने लगेंगे वो बोलेंगे कि अच्छा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, चलो बात खत्म हुई। तो जब सूर्य बली होता है ना, तो वो डिप्लोमेटिक
चंद्र मंगल लगन में, सूर्य शनि का आपस में भेद, तो आदमी कहता है कि भाई मुझे डिसीजन दे ही देना है बस। क्योंकि कुर्सी बदलने की चर्चा यहाँ पर हो रही है, जी। नाम कौन अगला आएगा। 2 नाम मेरे ज़हन में और है, मैं उसके बारे में आपसे अमित पूछ शाह रहा जी हूँ। की बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं नहीं, आप? प्रधानमंत्री छोड़ दिया, अब तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँच चुकी हूँ।